मुझे किताबों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इतना कि हमारे घर में एक किताब का कमरा भी बनाया गया है जिसे लाइब्रेरी कहा जाता है, जिसमें हमने अपना स्टडी रूम बनाया हुआ है। किताबें इतनी हैं कि इधर उधर हो ही जाती हैं। कई दिनों से मैं एक बुक शेल्फ लेना चाहती हूँ, पर हमेशा आलस करती हूँ। एक दिन मैं मार्केट गई, वहाँ मैंने फर्नीचर मार्केट में एक एंटिक बुक शेल्फ को देखा। यह बुक शेल्फ सेकेंड हैंड था, पर बहुत ही खूबसूरत लगा। उसके किनारों पर की गई नक्काशी मेरी पलकों को झपकाने ही नहीं दे रही थी। उस दुकानदार ने बताया कि यह बुक शेल्फ काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत है। मैंने कहा, भैया इसका क्या रेट होगा? बहन जी, आपके लिए 25,000 रुपये। दुकानदार ने कहा, भैया पागल तो नहीं हो गए हो? सेकेंड हैंड बुक शेल्फ के लिए इतने ज़्यादा पैसे मैं कहाँ से दूंगी? बहन जी, ये एक एंटिक पीस है, बहुत ज़्यादा पुराना है, इसका रेट तो बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर मैं इसे विदेश में बेचता हूँ तो इसका बहुत ज़्यादा कीमत मुझे मिलेगी। भैया फिर आप इसे विदेश में ही बेच दो, मैंने बोला और जाने लगी। 1 मिनट बाद, बहन जी आप तो गुस्सा हो गई, आप ही बता दो कितना रेट देगी? दुकानदार ने मुझे रोकते हुए कहा। भैया मैं 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी। दुकानदार ने कहा, क्या बहन जी, एक बुक शेल्फ का आधा रेट बहुत ही कम दे रही हो आप, इतने में मैं नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको सच में लेने की इच्छा है तो मैं फुल एडवांस फाइनल 20,000 रुपये ले लूँगा, बाकी आपकी मर्जी। बुक शेल्फ बहुत महंगा लग रहा था, पर मुझे वो बहुत पसंद आ चुका था, इसलिए मैंने उसे खरीद ही लिया। मैंने दुकानदार को अपने घर का एड्रेस दिया कि वह हमें होम डिलीवरी करवा दे। दुकानदार ने कहा कि कल आपके घर बुक शेल्फ पहुंच जाएगा। उसने मुझे बुक शेल्फ का बिल देते हुए एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, ले जाइए मैडम, बहुत ही एंटीक चीज़ है ये। उसकी इस हरकत से मेरे मन में हल्का सा डर तो आ गया था, पर मैंने उसे इग्नोर करते हुए अपने घर चली गई। घर पहुंचकर अपने स्टडी रूम की मैंने सफाई की, सारी किताबों को सोफे पे एक एक कर सजा दिया और फिर बुक शेल्फ के लिए एक जगह बनाई। उस रूम में एक टेबल, चेयर, लैंप, हर चीज़ का इंतजाम मैंने कर दिया था। बस अब मुझे बुक शेल्फ का इंतजार था। रोहन देखेगा तो कितना खुश होगा, उसको पुरानी चीज़ें रखने कितना अच्छा लगता है। मैं उससे आज कुछ नहीं बोलूँगी, कल उसको मैं सरप्राइज़ दूँगी। सब सफाई करते हुए मैं प्लान कर रही थी। रोहन ऑफिस से घर आया तो उनको मैंने कुछ भी नहीं बताया। उनको डिनर कराया और ऑफिस का हाल चाल पूछा। कुछ नॉर्मल बातें करके हम दोनों सोने चले गए। अगले दिन बुक शेल्फ 11 बजे तक मेरे घर आ गया था। मैंने कुछ मजदूरों की सहायता से बुक शेल्फ को स्टडी रूम तक पहुंचा दिया और फटाफट सारी किताबें, सब सामान अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया। फिर ये मजदूर कुछ पैसे लेकर वहां से चले गए। मैं बहुत ही खुश थी और रोहन का इंतजार कर रही थी। रोहन जब घर आए तो मैंने उनको स्टडी रूम दिखाकर सब कुछ बता दिया। बुक शेल्फ उनको भी बहुत पसंद आया था। कुछ देर बाद उन्होंने स्टडी रूम में अपनी किताबों के साथ कुछ वक्त भी बिताए। अगली सुबह उनके ऑफिस जाने के बाद मैं पूरे घर की सफाई में लग गई। सफाई करते हुए जब मैं स्टडी रूम में गई, उसे देखते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। स्टडी टेबल पे कम से कम 10 या 20 किताबें ऐसी ही खुली पड़ी थी। रोहन कल किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने ऐसे ही किताब बिखेर रखी है। आने दो, उन्हें शाम को खबर लेती हूँ। यह सोचते हुए मैंने पूरे स्टडी रूम की फिर से सफाई की। पूरे घर की सफाई के बाद खाना बनाया और आराम करने चली गई। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने जाकर देखा तो एक चूहा था जिसने भागने के कारण काफ़ी सारी किताबें बुक शेल्फ से नीचे गिरा दी थी। अब रोहन का इंतज़ार मैं करने लगी थी। जब रोहन आए तो फ्रेश हुए और रिलैक्स होकर स्टडी रूम में आए तो मैंने उनसे कहा, किताब पढ़ते हो, अच्छी बात है, पर उन किताबों को वापस शेल्फ में भी रख दिया कीजिए। रोहन ने कहा, क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो सारी किताबें शेल्फ में ही रख दी थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आपने काफ़ी किताबें टेबल पर ही खुली छोड़ दी थी और बोल रहे हैं कि आपने किताबों को शेल्फ में रख दिया था। पागल बना रहे हैं मुझे। हंसते हुए मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी कसम, मैंने सारी किताबें शेल्फ में ही रखी थी। अब मुझे भी डर लगने लगा था क्योंकि रोहन मेरी झूठी कसम कभी नहीं खाएंगे। कुछ देर इधर उधर की बातें कर सब नॉर्मल हो गया। हम खाना खाकर सोने चले गए। अगली सुबह रोहन को ऑफिस जाने के बाद सफाई करते करते वक्त मैंने फिर से वही देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने तुरंत रोहन को कॉल किया, रोहन प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल की तरह आज भी काफ़ी सारी किताबें टेबल पर ऐसी खुली पड़ी हुई हैं। यह कहकर मैं रो पड़ी। रोहन ने कहा, मैं आ रहा हूँ, तुम चुप हो जाओ। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर रोहन का इंतज़ार करने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी
अब शक भी हो रहा था कि बुक शेल्फ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। जब से यह बुक शेल्फ हमारे घर आया है तब से ही यह प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी रोहन आ गए। रोहन को देखकर मैं उनसे लिपट कर रोने लगी और सारी बात उनको बताई। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ बाबा, चलो मैं देखता हूँ क्या बात है। मैं और रोहन दोनों स्टडी रूम में गए। रोहन ने भी यह सब देखा कि बहुत सारी किताबें टेबल पर भरी बिखरी हुई हैं। यह सब देखकर रोहन थोड़ी देर शांत रहे और फिर कहीं कॉल करने लगे। उन्होंने किसी सीसीटीवी कैमरा वाले को फ़ोन किया था और उसे बुलवाकर रूम में कैमरा लगवा दिया। अब मन में हम दोनों की शांति मिली कि किस कारण ये सारी किताबें नीचे गिर रही हैं। अब कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हमें रात का इंतज़ार था। रात हुई, हमने खाना खाया और फिर सोने चले गए। सुबह उठा तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया, रिकॉर्डिंग देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि किताबें खुद पे खुद हवा में उड़ती टेबल पर आ रही हैं। फिर किताबें खुलती और एक एक कर तेज पलटती चली जाती। फिर उस किताब को वहीं छोड़कर दूसरी किताब वैसे ही पढ़ने लगी जाती। ऐसे 15-20 किताबों के साथ हुआ और सारी की सारी किताबें वहीं टेबल पर खुली पड़ी थी। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति किताबों में कुछ ढूंढ रही है। स्टडी रूम में झांक कर देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ था। रोहन ने कहा, यह बुक शेल्फ किस दुकान से लाई थी तुम? चलो वहाँ। मैं रोहन को लेकर उस दुकान पर गई, पर वहाँ तो कोई दुकान ही नहीं थी। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ, जो होना था वो हो गया है। अब शांति दिमाग से इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तुम रोना बंद करो, चुप हो जाओ। मुझे अचानक से याद आया कि मेरी सहेली निर्मला एक पंडित जी को जानती है, वे शायद मेरी मदद कर सके। मैंने यह बात रोहन को बताई। हम दोनों निर्मला के घर चल दिए। हम निर्मला के घर पहुँचे तो सारी बात हमने उससे बताई और पंडित जी का एड्रेस पूछा। निर्मला हमें लेकर पंडित जी के घर गई। निर्मला ने सारी बात पंडित जी को बताई। हम सब पंडित जी को लेकर अपने घर आए। पंडित जी ने सब कुछ ध्यान से देखा, फिर कहा, मजदूरों को बुलाकर इस बुक शेल्फ को अपने घर से बाहर करवाइए। फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। हमने वैसा ही किया। मजदूरों को बुलाकर उस बुक शेल्फ को बाहर की ओर रखवा दिया। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर और किताबों पर गंगा जल छिड़कने लगे। उन्होंने कहा, मैं इस घर को मंत्र से बांध दिया है, अब यह घर शुद्ध हो चुका है। इसके बाद पंडित जी बाहर आए और उस बुक शेल्फ पर मंत्रों का उच्चारण करके गंगा जल छींटे मारने लगे। जैसे ही गंगा जल के छींटे उस बुक शेल्फ पे पड़े, वह हिलने लगा। हम सब तो डर के मारे पीछे हट गए थे और वह बुक शेल्फ हिलते हिलते गिर गया। तभी पंडित जी ने हमसे पेट्रोल मांगाया। रोहन कार से पेट्रोल लाए। पंडित जी ने उस बुक शेल्फ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। वह शेल्फ ऊंची ऊंची आगों के लपेट के साथ जलने लगा, पर उस शेल्फ के जलने पर एक बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कोई लाश जल रही हो। पंडित जी सारा काम ठीक करके अपने घर चले गए। निर्मला भी थोड़ी देर हमारे घर रुकी और वो भी अपने घर चले गई। अब हम भी अपने घर की सफाई करने लगे। उस दिन के बाद हमने कभी भी एंटीक चीज़ नहीं खरीदी। कि आपको भी चाहिए एंटीक चीज़ें तो सावधान हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये 2 कहानी? अगर आज की हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो बिना पूछे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।